कहानी की शुरुआत में हमें मॉस्को शहर में ओलेग नाम के एक लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड एलिना के साथ दिखाया जाता है, जो कि अभी एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। ओलेग ओरिना को बता रहा है कि वो एक आर्मी ऑफिसर है और वो काफी अमीर भी है। बाद में इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती है और ये दोनों फिजिकल हो जाते हैं। इसके बाद की सीन में हम एक एरोप्लेन को देखते हैं जो कि आसमान में उड़ते वक्त उसके दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। साथ ही एरोप्लेन के अंदर की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है, जिससे कि वो प्लेन आखिरकार क्रैश हो जाता है। बाद में न्यूज के माध्यम से हमें पता लगता है कि ना सिर्फ एरोप्लेन की बल्कि सारी दुनिया की लाइट्स एकदम से ऑफ हो गई हैं और अब पूरी दुनिया अंधेरे में घिर जाती है, सिवाय मॉस्को और ऐसे कुछ शहर होते हैं जहां पर लाइट्स अभी भी होती है। मॉस्को में टीवी ब्रॉडकास्ट से हमें पता लगता है कि अचानक से सारे बिजली से चलने वाले उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया है, जो कि काफी अजीब घटना है। सारे के सारे एक्सपर्ट इस घटना को लेकर काफी डरे हुए होते हैं, क्योंकि अब पूरी दुनिया ब्लैकआउट हो चुकी है। किसी को भी ये नहीं पता कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और सारे टेलीकम्युनिकेशन भी ठप पड़ चुके हैं, जिससे ये ब्लैकआउट के किसी भी हिस्से में लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होते। अब मॉस्को की सरकार जिन एरियाज में लाइट चली गई है वो उन एरियाज को क्वारंटाइन जोन नाम देती है। वहीं जिन जिन हिस्से में अभी भी लाइट होती है वो उस हिस्से का नाम सर्कल ऑफ लाइफ रखती है। मॉस्को की सरकार अब कुछ ड्रोन्स को ब्लैकआउट एरियाज या कहीं की क्वारंटाइन जोन के लिए भेज देती है, ताकि पता चल सके कि वहां पर हो क्या रहा है। लेकिन जैसे ही ये सारे ड्रोन्स ब्लैकआउट एरिया में एंटर करते हैं, सारे के सारे खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। इससे अब आर्मी एक्शन में आ जाती है और ओलेग को तो लगता है कि ये सब आतंकवादियों का काम होगा, जिससे अब मॉस्को की सरकार कुछ आर्मी पर्सनल्स को आर्मी व्हीकल के साथ ब्लैकआउट एरिया में छानबीन करने के लिए भेज देती है। जब ये सोल्जर्स ब्लैकआउट एरिया में एंटर करते हैं तो ये काफी अजीब अजीब घटनाओं को देखते हैं। ये देखते हैं कि सारे जानवर खुद ब खुद मारे जा चुके हैं, यहाँ तक कि इंसान की लाशें भी इन्हें वहाँ पर मिलती हैं। इन्हें ये तक नहीं समझ आता कि आखिर ये सब हुआ कैसे। खैर, ये उन लाशों को इकट्ठा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अगले दिन इनकी कैप्टन इन्हें बताती है कि इन सब की मौत न्यूरोटॉक्सिक पॉइजनिंग से हुई है, जो कि इन्हें किसी और ने नहीं बल्कि इनकी बॉडी ने खुद ही बनाया। ये सुनिए सारे सदमे में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि इनकी बॉडी खुद ब खुद जहर का निर्माण करने लगी। दूसरी तरफ हमें एक रिटायर्ड सोल्जर यूरा को दिखाया जाता है, जो कि अभी अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ को भूलने की बीमारी होती है और वो अपनी मेडिसिन तक लेना भूल जाती है। लेकिन जब यूरा को आर्मी का खत मिलता है जिसमें उन्होंने उसे वापस आर्मी में बुलाया होता है, क्योंकि अभी इस मसले से निपटने के लिए सारे रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स को वापस बुला लिया गया है, तो ये खत पढ़कर वो अपने दिल पर पत्थर रख वो वापस से आर्मी में ज्वाइन हो जाता है। यूरा को भी ब्लैकआउट एरियाज में छानबीन करने के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ पर जाते ही वो ओलिया नाम की एक लड़की को देखता है, जिसे जाते ही उसे प्यार हो जाता है। तभी कैप्टन इन्हें इन्फॉर्म करती है कि सामने के जंगल से कुछ अजीब सी चीजें उनकी तरफ आ रही है। सारे आर्मी पर्सनल सब अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। कैप्टन उन्हें बताती है कि वो जो उनकी तरफ बढ़ रहे हैं वो साइज में काफी बड़े हैं और वो झुंड बनाकर उन पे हमला करने आ रहे हैं। जैसे जैसे वो सामने आ रहे थे, आर्मी पर्सनल्स की धड़कनें बढ़ रही थी कि तभी वो खतरनाक चीज झुंड बनाकर आर्मी पे हमला कर देती है, जिसमें आर्मी भी अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है। लेकिन उन अननोन क्रिएचर्स पे गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था, जिससे वो क्रिएचर काफी सारे आर्मी पर्सनल्स को मार देते हैं। अगले दिन सुबह रेस्क्यू टीम यहाँ पे पहुँच जाती है और अब हमें पता लगता है कि वो हमला किसी और ने नहीं बल्कि ग्रिजली बियर्स का था। लेकिन ये किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये ग्रिजली बियर्स ने उन पे हमला किया, वो भी एक प्लानिंग के साथ और एक झुंड में। तो इस बात से आर्मी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि ग्रिजली बियर्स ऐसा करते नहीं है। जब से ब्लैकआउट हुआ है तभी से अजीब तरह की घटनाएं हो रही हैं। वहीं इस हमले में ओलेग का पैर भी इंजर्ड हो गया था और उसके पैर का इलाज उसकी पार्टनर एलिना करती है और अभी उसे पता लगता है कि एलिना एक डॉक्टर है। वहीं हमें हॉस्पिटल में सासा नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जिसे कि क्वारंटाइन जोन की सीमा से यहाँ पर लाया गया था और किसी कारण से उसके पास साइकिक पावर आ चुकी थी। उसके सपने में बार बार उसे कुछ विजन्स दिखाई देते हैं, जिसमें वो एक टकले जैसे इंसान को पीछे से देखता है, लेकिन हर बार वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा होता। जैसे ही सासा अपनी आंखें खोलता है, उसके साथ बेड पे कोई बैठा होता है, जो कि उसे बताता है कि अब इंसानों का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि अब तीसरी वेव स्टार्ट होने वाली है।
पहली वेव में बिजली से चलने वाले सारे इलेक्ट्रॉनिक्स ने काम करना बंद कर दिया था। दूसरी वेव में सारी खतरनाक चीजों का अस्तित्व मिट चुका है और तीसरी वेव अब आएगी जो कि ब्लैकआउट एरियाज के लोगों को एक पैपेट की तरह यूज करेगी और इंसानों से इंसानों का ही कत्ल करवाएगी। ये सब सुन सासा गार्ड्स को यहाँ पे बुलाता है और उस शख्स को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहता है। लेकिन जब गार्ड्स यहाँ पे आते हैं तो उन्हें यहाँ पर सासा के अलावा कोई नजर नहीं आता, क्योंकि वो शख्स मात्र सासा के दिमाग का वहम था। अब इसके बाद कई सारे सोल्जर्स को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है ताकि सारे ब्लैकआउट एरियाज में अलग अलग जगह छानबीन कर सके। एक तरफ जहां ये सब इंटेंस का माहौल होता है तो वहीं दूसरी तरफ सर्कल ऑफ लाइफ के लोग सड़कों पे उतर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब आर्मी का कोई मिशन है और गवर्नमेंट उनसे कोई राज छुपा रही है। इसलिए वो मॉस्को शहर में जगह जगह पे दंगे करने लग जाते हैं। सोल्जर्स को अलग अलग ग्रुप में बांटकर उन्हें ब्लैकआउट एरियाज में छानबीन करने के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें ओलेग और यूरा का ग्रुप भी शामिल होता है। ये सारे ग्रुप अलग अलग ब्लैकआउट एरियाज में जाकर छानबीन करते हैं, लेकिन इन्हें वहां पर कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता। ये देखते हैं कि ब्लैकआउट एरिया पूरी तरह तहस नहस हो गया है, साथ ही रसिया का सबसे बड़ा पुल भी टूट गया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी तबाह हो गई है और इंसानों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। साथ ही जितने टैंक्स और ड्रोन्स इन्होंने यहाँ पर पहले भेजे थे वो सारे भी तबाह होकर नीचे गिरे हुए हैं। तभी हमें फिर से सासा को दिखाया जाता है जो कि एक बेंच पे बैठा होता है कि तभी उसी पल उसके सामने वही इंसान उत्पन्न हो जाता है जो कि हर बार उसके विजन्स में आता था। वो इंसान अपना नाम उसे आईडी बताता है और कहता है कि वही एक इंसान है जो कि थर्ड वेव को रोक सकता है, क्योंकि वो सर्कल ऑफ लाइफ और ब्लैकआउट एरिया के बीच में फंसा हुआ था, जिस वजह से उसमें साइकिक पावर भी आ चुकी है और उसी साइकिक पावर का इस्तेमाल कर वो बाकी लोगों को बचा सकता है। वो सासा को अपना चेहरा दिखाता है, जिसे देख सासा बुरी तरह डर जाता है और तभी यहाँ पर कैप्टन कुछ आर्मी पर्सनल के साथ पहुंच जाती है जो कि आईडी पर गन पॉइंट कर देती है। लेकिन आईडी सोल्जर्स के माइंड को मैनिपुलेट कर देता है, जिससे सारे सोल्जर अब अपने कैप्टन के ऊपर ही गन पॉइंट कर देते हैं, क्योंकि आईडी के द्वारा मैनिपुलेशन के बाद उन्हें अब अपनी कैप्टन में ही आईडी दिखने लगता है। वहीं आईडी में उन्हें अपनी कैप्टन नजर आती है। ये देख आईडी इन्हें बताता है कि वो एक एलियन है जो कि बहुत दूर की गैलेक्सी से यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन उसके साथ उसका भाई ला भी यहाँ पर आ चुका है जो कि अब तीसरी वेव को ट्रिगर करेगा, जिसमें ब्लैकआउट एरियाज के लोग उसके भाई ला के कंट्रोल में आकर बाकी बचे हुए लोगों को मारेंगे जो कि सर्कल ऑफ लाइफ में रहते हैं। इसलिए वही एक है जो कि इंसानों की मदद कर सकता है, लेकिन उसका भाई ला उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसका उन्हें पता लगाना होगा कि वो अभी कहाँ पर है, क्योंकि उसके पास ही वो एडवांस मैनिपुलेटिव डिवाइस है जिससे वो ब्लैकआउट एरियाज के लोगों को कंट्रोल कर रहा है। कैप्टन यहाँ पे असमंजस में पड़ जाती है कि वो आईडी की बातों का यकीन करे या ना करे, क्योंकि आईडी एक एलियन होता है। आईडी कैप्टन को बताता है कि उनके सोलर सिस्टम का सूरज अब लगभग खत्म हो गया है, जिसके कारण वो 2 लाख साल पहले ही अपने ग्रह से पृथ्वी के लिए निकल चुके थे, क्योंकि पृथ्वी का सूरज अभी काफी यंग है तो वो यहाँ पर खुद को बसा सकते हैं। अब ला के यहाँ पे होने से वो इंसानों को मैनिपुलेट करेगा और फिर इंसान इंसान को ही मारने लग जाएगा, जिससे उन्हें पृथ्वी पर कब्जा करने में आसानी हो जाएगी। आईडी रिवील करता है कि उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि वो कभी भी मरते नहीं है अनटिल कि उन्हें कोई मार न दे। दूसरी तरफ ब्लैकआउट एरियाज में गई आर्मीज के ग्रुप पे ब्लैकआउट एरियाज के लोग हमला कर देते हैं और जवाबी कार्रवाई में आर्मी भी उन पे हमला कर देती है। ब्लैकआउट एरियाज के लोगों को पूरी तरह आईडी के भाई ला ने मैनिपुलेट किया हुआ है, जिससे वो सारे लोग मरने से भी नहीं डरते। आर्मी और इंसानों की जंग में कई आर्मी पर्सनल्स मारे जाते हैं, वहीं कई हजारों की संख्या में मैनिपुलेटेड इंसानों का भी खात्मा हो जाता है। हमें यूरा के ग्रुप को दिखाया जाता है, जिसमें यूरा के साथ अब बस ओलिया बची हुई है। वहीं बैकअप के लिए सारे आर्मीज के ग्रुप फ्लेयर गन को यूज करते हैं। फ्लेयर गन की रोशनी देख बैकअप टीम कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर वो किसकी मदद करने जाए, क्योंकि सभी ग्रुप को मदद की जरूरत होती है। वहीं ब्लैकआउट एरियाज के लोग अब सर्कल ऑफ लाइफ के एरिया में भी एंटर कर जाते हैं, जिससे कैप्टन समझ जाती कि जो भी आईडी ने तीसरी वेव के बारे में बताया वो सब अब होना शुरू हो गया है। आईडी यहाँ पर कैप्टन को सबसे बड़ी शॉकिंग जानकारी ये देता है कि उसके ही जैसे लाखों में एलियंस कल हमारी पृथ्वी पे लैंड कर जाएंगे और अगर वो एक बार लैंड कर गए तो फिर इंसानों का सर्वनाश होना तय है। इसलिए उसे किसी भी तरह सासू चाहिए, क्योंकि सासू के पास मौजूद साइकिक पावर से ही वो अपने भाई ला को ढूंढ सकता है और साथ ही आईडी भरोसा देता है कि वो इस लड़ाई में इंसानों का साथ देगा। वहीं यूरा ओलिया के साथ यहाँ से कार को लेकर सर्कल ऑफ लाइफ एरिया के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन बीच रास्ते में उसे ओलेग मिल जाता है जो कि अपने ग्रुप में मात्र वही बचा हुआ है।
उधर आईडी के पास सासो को लाया जाता है और आईडी उसके सर पे हाथ रख उसके विजन्स को देखने लगता है, जिसमें वो अपने भाई ला को एक ऊंची बिल्डिंग की छत पे देख लेता है, जहाँ से वो सारे ब्लैकआउट एरियाज के लोगों को कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि सासो की मदद से आईडी ने ला का पता लगा लिया, तो अब ला सासो को नहीं छोड़ने वाला। वहीं आईडी अब कैप्टन और बाकी आर्मी पर्सनल्स के साथ ला को ढूंढने के लिए रवाना हो जाता है और रास्ते में इन्हें ओलेग और यूरा भी मिल जाते हैं। आईडी ही एकमात्र वो है जो कि इंसानों को बचाने की आखिरी उम्मीद है और साथ ही अब दुनिया की कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ब्लैकआउट एरियाज के लोग अब सर्कल ऑफ लाइफ में घुस चुके हैं। तो अब उन्हें किसी भी तरह आईडी के भाई ला तक पहुंचना होगा, ताकि ला को हराकर आईडी उससे मैनिपुलेटिव डिवाइस को ले सके, जिससे वो ब्लैकआउट एरियाज के लोगों के माइंड को कंट्रोल कर रहा है। ये रास्ते में ही होते कि तभी हजारों की संख्या में यहाँ पे ब्लैकआउट एरियाज के लोग आ जाते हैं, जो कि इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन अब आर्मी बिना किसी की परवाह किए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है। यही नहीं कि लोग खुद के शरीर में बॉम्ब लादकर आर्मी टैंक्स के ऊपर कूदने लगते हैं, जिसमें आर्मी के व्हीकल्स को काफी नुकसान पहुंचता है। लेकिन अब ये सारे मैनिपुलेटिव लोगों को कुचलकर उस बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं, जिसकी छत पर आईडी का भाई ला खड़ा होता है, जो कि आईडी के ही जैसा एक एलियन होता है। अब ला को देखते ही यूरा उस पे हमला करने जाता है कि तभी ला उसे एक पत्ते की तरह दूर फेंक देता है। और अब इसके बाद ला और आईडी में एक बहुत भयानक लड़ाई होती है, जो कि इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट एक्शन सीन है। आईडी और ला के बीच चली इस लड़ाई में आईडी ला की छाती से उस मैनिपुलेटिव डिवाइस को निकाल लेता है, जिसके बाद यूरा एक एक्सप्लोसिव बॉम्ब को ला की छाती पे फोड़ देता है। वहीं लोग अब बिल्डिंग्स पर इनको मारने चढ़ने लग गए थे, लेकिन ये सब मारे जाए कि तभी आईडी उस मैनिपुलेटिव डिवाइस को ऑन कर देता है, जिससे दुनिया में मौजूद सारे ब्लैकआउट एरियाज के लोग मारे जाते हैं। और देखते ही देखते हर जगह लाशों का ढेर लग जाता है और लाशों का ढेर देखकर ये सारे लोग सहम जाते हैं कि आखिर ये आईडी ने उनके साथ क्या किया, क्योंकि उसने तो इंसानों के पक्ष में होने का वादा किया था और सारे ब्लैकआउट एरियाज के इंसानों के दिमाग को आजाद करने का भी वादा किया था। लेकिन उसने तो एक झटके में ही सारे ब्लैकआउट एरियाज के सारे इंसानों का खात्मा कर दिया है और अब इंसानों और सोल्जर्स की लड़ाई में मात्र 5 सोल्जर ही बचे हुए हैं। इसका मतलब ये इस दुनिया में आखिरी 5 इंसान है। हताश होकर कैप्टन आईडी से पूछती है कि आखिर उसने सारे इंसानों को क्यों मारा। हर जगह लाशों का ढेर देखकर ये सब आईडी के ऊपर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि अगर उसे पता था कि ये सब होने वाला है तो फिर उसने ब्लैकआउट होने से क्यों नहीं रोका। तो जवाब में आईडी बताता है कि अगर वो ब्लैकआउट होने से रोकता तो फिर लोगों के मन में डर नहीं होता और वो उन एलियंस के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते थे, जो कि अब कुछ ही पल में यहाँ पे आने वाले हैं। आईडी ने रिवील करता है कि उसने क्यों इंसानों का पक्ष लिया। वो इन्हें बताता है कि इंसान एक नंबर की घटिया कौम है, जो कि रंग भेद, जाति और धर्म के नाम पे लड़ते रहते हैं। उनमें बिल्कुल भी प्यार का भाव नहीं होता, इसलिए उसने इंसानों का पक्ष लिया ताकि वो उनका मसीहा बन पाए और फिर मसीहा बनकर वो इंसानी जाति पर राज करे। ये सुन एलिना आईडी पे गन तान देती है, क्योंकि आईडी भी अपने मतलब के लिए ये सब कर रहा था। उसने अपने मतलब के लिए इतने बिलियंस लोगों का खात्मा कर दिया है। ये देख एक लड़का उस पे चाकू से वार करने जाता है, लेकिन आईडी ने उसके दिमाग को पहले ही पढ़ लिया था, इसलिए वो उसके दिमाग को मैनिपुलेट कर देता है, जिससे वो लड़का कैप्टन को आईडी समझकर कैप्टन को ही मार देता है। वहीं एलेना अब आईडी के ऊपर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन यूरा उसे गन नीचे करने के लिए कहता है, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पे लाखों की संख्या में एलियंस आने वाले हैं और उनसे मुकाबला करने के लिए इनको आईडी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ओलेग अब आईडी को खत्म करना चाहता है, लेकिन यूरा आईडी को बचाने बीच में आ जाता है, जिससे कि इन दोनों में भयानक लड़ाई हो जाती है और यूरा ओलेग को मारता कि ओलिया यूरा को गन से शूट कर देती है, जिससे यूरा बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वहीं अब ओलेग आईडी को मारे कि इससे पहले आईडी उसके माइंड को ही मैनिपुलेट कर देता है और उसे उसके पिता के कई विजन्स दिखाता है, जिससे ओलेग कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर असली आईडी कौन है। लेकिन लड़के को पता होता है कि आईडी कौन है, इसलिए वो एक झटके में आईडी को लेकर इस बिल्डिंग से ही कूद जाता है, जिसमें लड़के के साथ फाइनली इस एलियन आईडी की भी मौत हो जाती है और इस तरह यहाँ पर विलेन की मौत हो जाती है। लेकिन अब वो पल आ चुका है जब एलियन शिप धरती पर लैंड होने को आया है। एक सुनसान माहौल में भयानक गर्जना के साथ एलियन शिप धरती पर लैंड होने वाली है। ये चारों भी इस दृश्य को देख बुरी तरह सहम जाते हैं। वो भयानक एलियन शिप आकार में काफी बड़ी होती है और साथ ही साथ ये इनके सामने ही लैंड कर जाती है और जब उस एलियन शिप का दरवाजा खुलता है तो एक सन्नाटे के साथ ये सारे एलियंस के बाहर निकलने का वेट करते हैं।
लेकिन उस शिप से कोई भी एलियन बाहर नहीं आता, इसलिए ये सब उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। अंदर जाकर ये देखते हैं कि वहां पर लाखों की संख्या में एलियंस स्लीपिंग पॉड में सो रहे हैं और तभी एकदम से एलियंस के पॉड्स में लाइट ऑन हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि वो बस अब उठने वाले हैं। ये अब एलियंस को पॉड को शूट करने लगते हैं, लेकिन ये पॉड लाखों की संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए वो ये नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास एम और टाइम की कमी होती है। तभी ये बड़े बड़े पाइप्स को देखते हैं जिनके अंदर एलियंस का ऑक्सीजन उनके पॉड तक जा रहा है, इसलिए अब ये बिना समय गवाए सारे पाइप्स को काटना शुरू कर देते हैं ताकि एलियंस के उठने से पहले ही ये उन्हें स्लीपिंग पॉड में मार दे। ये सारे पाइप्स को काटकर लगभग सारे एलियंस को स्लीपिंग पॉड में ही मार देते हैं। लेकिन जब ये आखिरी पाइप काटने जाते हैं तो पाते हैं कि वो पाइप एलियन के छोटे छोटे बच्चों से अटैच्ड होता है और ये बच्चों को नहीं मारना चाहते क्योंकि इंसान के अंदर दया और करुणा का भाव होना चाहिए और बच्चों को इंसानी जाति में भगवान का दर्जा दिया गया है, तो ये एलियंस के इन बच्चों को नहीं मारते। अब कुछ ही समय बाद इन सारे एलियंस के बच्चों के पॉड में हलचल होने लगती है और एक एक कर सारे एलियंस के बच्चे उड़ जाते हैं। वहीं इस अद्भुत रचना को देख ये तीनों काफी खुश होते हैं, तो वहीं एलियंस के बच्चे भी इन तीनों को देख रहे होते हैं और अब इन सब बच्चों के आगे ये तीनों खड़े होते हैं और इसी सीन के साथ इस मूवी का यहीं पे अंत हो जाता है।